मंदाकिनी मंदाकिनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें हम रघुवीर सहाय का वाचन कर रहे थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानव की बात तभी होगी जब तसले का सही अर्थ बताया जाए। यहाँ बहुत कला नहीं है, लेकिन कला है, इसलिए गहन अर्थवत्ता भी है। सीढ़ियों पर धूप की कवितावादी स्त्री इस संग्रह में बदल गई है। वह नवधनाढ्यों की अपसंस्कृति और प्रगति विरोधी कला चेतना का खूब पर्दाफाश किया गया है। पर एक धनी नफरत वाली कविता बयान हो जाती है। और अब बचा महबूबा पर महबूबा था कैसे लिखो। अब बचा था महबूबा पर महबूबा था कैसे लिखो एक व्याकरणिक चमत्कार या खिलिंदड़ापन में बदल जाता है। रघुवीर सहाय का 5वां काव्य संग्रह है कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, सन 1989 ईस्वी में। यह लोग भूल गए का अगला चरण है। इसमें कवि का परिचित संसार कुछ व्यापक हो गया है और कला अधिक परिष्कृत और परिपक्व। घुटन के बाहर गद्य कविता में वह लिखता है, मेरा सृजनात्मक सुख यह जानने में है कि मैंने अपने को कहाँ तोड़कर एक नई बस्ती बसाई है, और यदि यह भी कमोबेश देख सकूं कि वह नई सृष्टि मेरी पुरानी बस्ती को उजाड़ कर बनी है, तो क्या कहने। इसमें संदेह नहीं है कि यह नई बस्ती पुरानी बस्ती से भिन्न है। इमारतों की डिजाइनें नई हैं, उनमें तरह तरह के जाने अनजाने, परिचित अपरिचित, आत्मीय अनात्मीय चेहरे हैं। इन सामाजिक दबावों को वह रचनात्मकता में बदलता है। रचनात्मकता और आज़ादी पर्याय हैं। समता की लड़ाई और कविता दोनों का संबंध मानवीय उत्कर्ष से है, नए रागात्मक मानवीय संबंधों की तलाश से है, पतन के विकल्प की जागृत से है। लेखक ने स्वयं लिखा है कि यह किताब अधिक संगठित है। सही लिखा है। वह अपने मजमूनों को जब पढ़ता है, कुछ पन्ने अपारदर्शी हो जाते हैं। अंग्रेजी की शब्दावली में यही एबिग्यूटी है। वह पहले ही लिख चुका है, कहीं कहीं नहीं है भ्रांति, वही है सबसे कम काव्य। कहीं कहीं नहीं है भ्रांति, वही है सबसे कम काव्य। कविता में वास्तविकता नहीं, उसकी भ्रांति ही तो होती है। छायावादियों और प्रगतिवादियों पर आत्महत्या के विरुद्ध पर टिप्पणी कर चुका है। छायावादियों प्रगतिवादियों पर आत्महत्या के विरुद्ध में वह टिप्पणी कर चुका है। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। यद्यपि यह छायावाद प्रगतिवाद का सरलीकरण है, पर इसका ध्वन्यार्थ महत्वपूर्ण है। इस सतर्कता से ही यह संग्रह अधिक संगठित बन पड़ा है। संस्कृति के हत्यारे के अतिरिक्त अध्यापक, मरघट, कैंसर, कविता का नक्शा, फूट, दयावती का कुनबा, अखबार वाला, साइकिल रिक्शा आदि नए हैं। अध्यापक पर किया गया व्यंग सामान्यतः सच, धारदार और रचनात्मक है। लेखकों को वह हत्यारों का साझीदार कहता है, क्योंकि अब कविता की पीड़ा में आतंक नहीं है। सहाय जैसे सचेत कवि कविता की पीड़ा में आतंक की अनुशंसा करते हैं तो आश्चर्य होता है। आतंक चाहे जीवन में हो या कविता में, अनर्थकारी होता है। मरघट, कैंसर, दयावती का कुनबा, पिछवाड़े की गली, महफिल में सितार, घुटन के बाहर आदि वस्तु और विन्यास दोनों नए हैं।
मरघट के कई पते हैं। पता पूछने पर दो लड़के आपस में कहते हैं, हाँ रामजस, हाँ रामजस वहीं हम पढ़ते हैं। मरघट वहीं पर है। किसी अन्य ने बताया, मरघट मरघट, मैं वहीं जा रहा हूँ, चलिए। आज की सभ्यता, संस्कृत, जनतंत्र पर अत्यंत सार्थक व्यंग्य है। जहाँ तक कविता की संघटना का संबंध है, वे वाक्यों में मूलतः गद्य वाक्यों में संगठित होती हैं। बिंबों प्रतीकों का प्रचलन साठोत्तरी कविता में लगभग बंद हो चुका था। इनके बंद होने का अर्थ सपाट बयानी नहीं है, वे सही अर्थों में वाचिक परंपरा के कवि हैं, किंतु इनके वाचन में वाक्यगत व्यंग्य, प्रश्न, विरोध के बीच के अंतराल कवि को अर्थवत्ता देते हैं। रघुवीर सहाय यदि पत्रकारिता मुक्त होने का प्रयास करते तो वे जीवन की गंभीरता और समस्याओं से उलझ सकते थे। उसमें प्रकृति चित्र और प्रेम कविताएं भी नहीं हैं। आखिर क्यों? अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह, जिनका समय 1934 ईस्वी। केदार विशिष्ट शब्दार्थों के कवि हैं। बच्चन सिंह कहते हैं केदार विशिष्ट शब्दार्थों के कवि हैं। उनकी कविता में शब्दार्थों की जो अद्वैतता है, स्पर्धा धर्मिता है, वह उसे विशिष्ट बनाती है। विशिष्ट इसलिए भी है कि तत्कालीन एकोन्मुखता को उसने वैविध्य और जीवन की समग्रता की ओर मोड़ा। सन 1960 के बाद की कविताओं की दो दिशाएं थी, देहगाथा की दिशा और बुर्जुआ लोकतंत्र के विरोध की दिशा। एक में बजबजाहट थी तो दूसरे में बौद्धिक रुखाई। केदार ने कविता को उनसे मुक्त कर संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा। इस संवेदना में विस्तार भी है और गहराई भी। इसमें आग और पानी के अर्थ गर्भ संकेत हैं, मौत और जिंदगी के उत्तर प्रत्युत्तर हैं, युगीन चुनौतियां हैं, फसलें, रोटी, माँ, अनजानी प्रतिध्वनियां और आहटें हैं और है जीवन का पर्व। इन्हीं का सौंदर्यात्मक रूपांतरण उनकी कविता है। उनकी अपनी चुनौती है कि पहले मुझे कविता की तरह पढ़ो। सन 1960 में प्रकाशित उनके प्रथम संग्रह अभी बिल्कुल अभी की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि वह कहीं होने की लगातार कोशिश में है। इसे होने को अर्थ परिवर्तन की अबूझ प्रक्रिया से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि होना इससे भिन्न नहीं है। इस अबूझ की बूझ के लिए यहाँ से देखो। संग्रह की कविता क्या है, कविता पढ़नी होगी। उसकी अंतिम पंक्तियाँ हैं, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, मूछों में दबी बारीक सी हंसी के पीछे का राज, कविता के राज पर हंसती हुई मूछें। केदारनाथ सिंह ने रामचंद्र शुक्ल की मूछों के बारे में ये वर्णन किया हुआ है कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, मूछों में दबी बारीक सी हंसी के पीछे कविता का राज, कविता के राज पर हंसती हुई मूछें। कविता के राज को अंतिम रूप से जान लेना असंभव है। होने की लगातार कोशिश का परिणाम है बिल्कुल अभी में तीसरा सप्तक में प्रकाशित, यानी ये तीसरे सप्तक में प्रकाशित उनकी कुछ रचनाएं ले ली गई हैं। तीसरे सप्तक के कवि भी हैं और कुछ छोड़ दी गई हैं। कवि के क्रमिक विकास को जानने के लिए छोड़ी हुई रचनाओं का विशेष महत्व है। छोड़ी हुई रचनाएं गीत हैं। यह परिवर्तन की ही प्रक्रिया है। वह गीतों को अलविदा कहता है और काव्य की नई दुनिया में प्रवेश करता है। इस संग्रह के बाद उनका दूसरा काव्य संग्रह जमीन पक रही है 1980, 2 दशकों के बाद आया। समय एक लंबा अंतराल।
क्या इस अंतराल में वह दिग्विजय का अश्व पकड़ने की युक्तियां अन्वेषित कर रहा था? साठोत्तरी कविता दिग्विजय की मुद्रा में जिस तेजी से निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी, उसकी लगाम पकड़ने की आवश्यकता थी। जमीन पक रही है में अश्व की लगाम पकड़कर उसे दूसरी दिशा में घुमा दिया गया है। जमीन की तरह कवि में भी एक प्रकार की परिपक्वता आ गई है। सामाजिक बदलाव का बीज बोने का समय भी आ पहुंचा है। किताब का शीर्षक ठेठ किसानी मुहावरा है। इसे किसानों के बीच से उठा लिया गया है। जमीन पक रही है केदार की कविता में एक बड़े परिवर्तन की सूचक है। अभी, बिल्कुल अभी और जमीन पक रही है के अंतर को देखते हुए इसे छलांग कहा जा सकता है। कहा जाता है कि इसमें अमूर्तन बहुत है, पर अमूर्तन कविता का गुण भी होता है, किंतु कहीं कहीं इसका अमूर्तन अर्थ ग्रहण की अबूझ प्रक्रिया हो जाता है। जैसे खरों की माद में जमीन नहीं है। जैसे खरों की माद में जमीन नहीं है। आदमी की परछाई एक छोटे से चम्मच में रखी जा सकती है या नहीं। आदमी की परछाई एक छोटे से चम्मच में रखी जा सकती है या नहीं, इत्यादि। अमूर्तन की गुणवत्ता पर विचार करने के पूर्व यह देखा जाए कि अमूर्तन क्यों। ये कविताएं 7वें-8वें दशक में लिखी गई। उस समय सपाट बयानी के शोर शराबे में कविता गुम होती जा रही थी। जिंदगी की जटिलता की सपाट शैली में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सूर्य, जमीन, रोटी, टमाटर बेचने वाली बुढ़िया। सूर्य, जमीन, रोटी, टमाटर बेचने वाली बुढ़िया, बैल, बढ़ई और चिड़िया। एक प्रेम कविता को पढ़कर धूप में घोड़े पर बहस आदि में चीजों को बेतरतीब बिखरा दिया गया है। एक सौंदर्य मूलक योजना के तहत यह वस्तुओं का प्रत्यक्ष निबंधन है या आधुनिक शब्द में प्रत्यक्ष संरचना है। इसके पीछे एक प्रतिभास निबंधन या गहन संरचना होती है। इसके माध्यम से वस्तुओं के रिश्तों और स्पेस में अनुस्यूत अर्थवत्ता की तलाश करनी पड़ती है। सूर्य कविता में रोटी का भूखे आदमी की नींद में गिरना। सूर्य कविता में रोटी का भूखे आदमी की नींद में गिरना, बच्चे का नुक्कड़ से दूध लाना, तंबाकू के खेतों में उठती चमक और कुल्हाड़ी में प्रत्यक्षतः कोई संबंध नहीं है। ये वस्तुएं हैं, किंतु इनके संबंधों और अंतरालों से बनता हुआ अर्थ इसे राजनीतिक कविता में बदल देता है। शायद ही कोई कविता हो जो बुनावट में जटिल ना हो। बैल कविता को ही लीजिए। इसमें एक झीना कथा तत्व भी है। पगडंडी, पेड़, भूसा, चारागाह, जुआ, सिंगे आदि से यह कविता को एक मिथक में बदल देता है। आयरिश कवि एड्स भी अपनी कविताओं को मिथक बनाता था। उसकी शानदार सींगें सिर्फ उठी हुई सींगें सूर्यास्त तक चमकती रहती हैं। केवल सिर्फ शब्द अनुपस्थित अर्थ को उपस्थित कर देता है और कविता की बुनावट में भी चमक आ जाती है। बैल का व्यंग्यार्थ भी ध्वनि तो उठता है। एक प्रेम कविता को पढ़कर अपने विन्यास में जितनी मुश्किल है, अपने ध्वन्यर्थ में कवितागत औरत और बाह्य औरत को अलगाती हुई उतनी ही अर्थपूर्ण। या तो केदार की प्रत्येक कविता में अलिखित कुछ अधिक है। दूसरी विचित्रता यह है कि इसमें कवि सृष्टा भी है और पाठक भी। प्रेम कविता को पढ़कर वह अलिखित पढ़ता है। कवि अपनी रचना में बहुत कुछ छोड़ देता है, जिसे पाठक की रचना धर्मिता भरती है। इसमें बत्तख भी है, साखू भी, पर कविता पढ़कर सिर्फ स्त्री याद रहती है। यह भी एक भ्रांति अर्थात इल्यूजन है। इसे नकार कर वह वास्तविक स्त्री को देखता है जो कविता के बाहर है। संभवतः वह यह भी कहना चाहता है कि कविता की वास्तविकता बाहर की वास्तविकता से बहुत कुछ भिन्न है। संभवतः यह भी कविता की वास्तविकता बाहर की वास्तविकता की ओर ले जाने का एक सूत्र है। संभवतः यह भी कि यहाँ से देखो, ये भी कविता है में कविता को देखने का बिंदु या परिप्रेक्ष्य बदल देता है। यह कविता का नया प्रस्थान बिंदु है।
इसमें जमीन पक रही है का एलिनेशन इफेक्ट नहीं है और न वाक्यों के स्पीड ब्रेकर है। कुछ कविताओं में जीवोन्मेष की गहरी अनुभूति है। वे जिंदगी का तिर्यक साक्षात्कार न करके सीधे करती है। सब मिलाकर कविताओं के स्तर में विषमता है। जिन कविताओं में राजनीतिक प्रतीक घुस गए हैं वे कमजोर हैं। फिर भी कविता क्या है? एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति टूटा हुआ ट्रक। बसंत। सन 1947 को याद करते हुए इस संग्रह को गरिमा प्रदान करती है। बनारस इस संग्रह की सर्वोच्चतम रचना है। बनारस पर तुलसी ने भी लिखा है, मिर्जा गालिब ने भी, भारतेंदु ने भी और प्रसिद्ध वीटनिक कवि एलेन गिन्सबर्ग ने भी। किंतु केदार का बनारस अपनी अद्वितीयता में सबसे भिन्न और अप्रतिम है। इससे चित्र की तरह पढ़ना चाहिए, संपूर्ण और एक साथ। बसंत कविता है। भिखारियों की खाली कटोरों में चमक भर देता है। ऐसा यहीं पर होता है। कंधे अनंत सौट होते हैं। यह शहर की निजी पहचान है। सब कुछ धीरे धीरे होता है। यहाँ धीरे धीरे की इसी सामूहिक लय में शहर का कुछ गिरता नहीं। यहाँ की वास्तविक संस्कृति को भी स्तंभ की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पंक्तियां हैं। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बेखबर। हाल में ही छपी केदार की कविता दिल्ली में दिन को इसी बगल में रख देने पर बनारस की अपनी अस्मिता अनुभूत के रूप में प्रत्यक्षीकृत हो उठती है। इसकी बनारस लय देहलवी लय से एकदम अलग है। दोनों शहरों को कविता की लय से पहचाना जा सकता है। अकाल में सारस कवि के काव्यानुभव का अगला चरण है। यहाँ तक वह धीरे धीरे पहुँचता है, ठीक वैसे ही जैसे बनारस में सब काम धीरे धीरे होता है। उसकी कविता में धीरे धीरे रहकर दिखाई पड़ जाता है। लोहा धीरे धीरे गर्म होता है। उसे कभी कोई हड़बड़ी नहीं थी कि काता और ले भागे। कुछ नारे लिए और परिवर्तन की नींव दे मारा। उसे विश्वास है कि एक दिन भक्क से मूंगा मोती, हल्दी प्याज, कबीर निराला, स्वर्ग नरक, झिंगुर कुहासा सभी के आशय स्पष्ट हो जाएंगे। इस संग्रह की रचनाएं जीवनोत्सव की रचनाएं हैं। उसने लिखा था, यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिखना चाहता हूँ, किंतु इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि भर जाएगा बहुत कुछ। जीवनोत्सव रूप शब्द रसगंध और स्पर्श के इंद्रिय संवेदनों से अपना एस्थेटिक्स गढ़ता है। इंद्रिय बोध शीर्षक कविता इसका प्रमाण है। वो कहता है, खुश हूँ, आती है रह रह कर, जीने की सुगंध बह बह कर। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 में लिखी गई को बाघ की पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसमें कवि कहता है, उत्तर आधुनिक के उत्तर या पता नहीं क्या, मेरे कान इन शब्दों से पक गए हैं। फिर भी अवधारणाएं कुछ न कुछ काम करती हैं। कविताओं में डर है, अनिश्चयता है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ सत्य है। उत्तर कबीर में कबीर नहीं है, कबीर सूत्र मिलता है। एक और शानदार है, दूसरी ओर दयनीय। कबीर की निश्चयता के स्थान पर यहाँ अनिश्चयता है। आत्मविश्वास के स्थान पर संशयग्रस्तता। इसमें उत्तर की सार्थकता है। कबीर की मेटा लैंग्वेज का प्रयोग यह भी है, किंतु दोनों के प्रयोजन अलग अलग हैं। बाघ 1996 में केदार की लंबी कविता है। हिंदी की लंबी कविता की परंपरा से भिन्न और उसकी पूर्ववर्ती कविताओं की परिपाटी से भी अलग। उसका एस्थेटिक्स मिथकी है।
पूर्ववर्ती कविताओं में भी जहाँ तहाँ मिथक है, पर उन्हें मिथकी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर तरह तरह की वैश्विक समस्याएं हैं, उन्हें रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मिथकी पैटर्न आवश्यक था। कवि ने एड्स की तरह एक मिथक गढ़ा। पूर्ववर्ती कविताओं में भी बाघ, बुद्ध और पारनी है। बाघ में एक मिथकीकरण हो जाता है और 20वीं शताब्दी की ढलान और 21वीं सदी की समस्याओं से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाघ 21वीं शताब्दी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मिथक में अतर्क आख्यान होता है, आधुनिकता के ग्रैंड नैरेटिव है नहीं। वह स्वप्न की तिरछी बेखंडी चमत्कारित और रहस्यमय होती है। बाघ में कुल 21 खंड है, अलग अलग उन्हें बाघ जोड़ता है। उसे कहीं भी देखा जा सकता है, दिल्ली, इस्लामाबाद, पेजिंग, वाशिंगटन, बगदाद, कहीं भी। बाघ 1996 केदार की लंबी कविता है। हिंदी की लंबी कविताओं की परंपरा से भिन्न और उसकी पूर्ववर्ती कविताओं की परिपाटी से भी अलग। इसका एस्थेटिक्स जा सकता है। यहाँ पर तरह तरह की वैश्विक समस्याएं हैं, उन्हें रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मिथकी पैटर्न आवश्यक है। कवि ने एड्स की तरह एक नया मिथक गढ़ा है। पूर्ववर्ती कविताओं में भी बाघ, बुद्ध और पाणिन है। बाघ में सबका मिथकीकरण हो जाता है और 20वीं शताब्दी की ढलान 21वीं शताब्दी की समस्याओं से जुड़ जाता है। प्रत्येक में अतर्क आख्यान है कि आधुनिकता के ग्रैंड नैरेटिव नहीं है। वह स्वप्न की तरह बेखंडे, चमत्कारिक और रहस्यमय होता है। बाघ में कुल 21 खंड है, इस्लामाबाद, बेजिंग, वाशिंगटन, बगदाद, कहीं भी। वह हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। इसी सदी के अंत में वह हमारे भीतर प्रविष्ट कर चुका है। बाघ एक वैश्विक डर है, आतंक है, और बाघ कहीं भी अचानक आ सकता है। मौसम जैसा है वैसा और वहाँ हवा जैसी बह रही है, उसमें कभी भी कहीं भी आ जा सकता है बाघ है तो उसके साथ जीना होगा। कुछ दिन पहले एक लोग जंगली जानवरों के बीच जीने का अनुभव करते थे। बाघ की प्रजाति भले ही नष्ट हो जाए, पर मिथ की बाघ तो रहेगा ही। कथा की ओट में ही मौसम जैसा है और हवा जैसी बह रही, उसमें कभी भी कहीं भी आ जा सकता है बाघ है तो उसके साथ जीना होगा। कुछ दिन पहले तक लोग जंगली जानवरों के बीच जीने का अनुभव करते थे। बाघ की प्रजाति भले ही नष्ट हो जाए, पर मिथकी बाघ तो रहेगा ही। कथा की ओट में ही सही। बाघ की प्रकृति मुक्त भक्ति, प्रेम, संगीत, पार्लिन भाषा, संचार माध्यम से कालचक्र आदि से उसे जोड़ अर्थ के अनेक स्तरों पर प्रतिष्ठित किया गया है। ये सारे स्तर जीने की प्रक्रिया में अभिन्न है, अंग है। फिर कब आएगा बाघ? यहाँ बाघ प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। बाघ और बुद्ध आमने सामने है, आतंक और करुणा विनय। बुद्ध उसके सामने से चले जाते हैं। बाघ जहाँ का तहाँ रहता है। एक स्त्री बाघ को प्यार करती है। उसका ख्याल था कि वह जो प्यार है यह जो हम करते हैं एक दूसरे से या फिर नहीं करते हैं, यह भी एक बाघ है। प्यार की ताज़ा और अनाघ्रात परिभाषा। इस परिभाषा में एक प्रश्न छिपा हुआ है, प्यार करना बाघ है या न करना? दोनों जगहों में बाघ है। यूँ न करना अधिक खतरनाक बाघ है। बाघ ईश्वर नहीं लिख पाता, वह रोता है। दूर कहीं मंदिरों में बजने लगे घंटे, वह रोता रहा। यह आस्तिकता का प्रश्नानुकूल संकेत है। पारडीमन ने धार्मिक प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण माना। बाघ ईश्वर और मंदिर के घंटे को ठीक संदर्भ देने के लिए उत्तर कबीर और अन्य कविताएं की खरोश
देखना होगा। खरोच का उल्लेख बाघ में भी है। खरोच के घाव को लेकर वह पंढरपुर जाना चाहता है और शायद पंढरपुर में की भक्ति में खरोच के निशान मिट जाए। इस तरह बाघ भक्ति आंदोलन से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, पंढरपुर क्यों? केदार की कविता प्रश्नवाचक चिन्हों से भरी पड़ी है। पाणिनि और शब्द पर दस्तक उत्तर कबीर संग्रह में भी है और यहाँ भी। इनके बहाने व्याकरणिक भाषा यानी मृत भाषा, रचनात्मक भाषा यानी जीवित भाषा का अंतर बताया गया है। पाणिनि और शब्द पर दस्तक उत्तर कबीर संग्रह में भी है, यहाँ भी है। इसके बहाने व्याकरणिक भाषा यानी मृत भाषा, रचनात्मक भाषा यानी जीवित भाषा का प्रयोग बताया गया है। केदार के लिए हाँ, बाघ का जुर्म बाघ को चकित करता है। केदार के लिए बाघ का गुर्राना, चिड़िया अच्छा चाहना, अर्थ और निरर्थक समझने वाले शब्द भी सार्थक है। बाघ यह तकनीकी माध्यम का चमत्कार होता है। यहाँ आधुनिक ट्रैक्टर है जो बाघ को चकित करता है, जहाँ आदिम बैलगाड़ी और जिसके संगीत में वागिन को राहत मिलती है। और अंत में अंत का अस्वीकार, चक्राकार समय की भारतीय स्वीकृति और अंत में मिट्टी और अंत में छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा रहस्यवादी मानी जाती हैं। नई कविता के कवियों में विजय देव नारायण शाही ब्रह्मांड के तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।